आज हम देखेंगे शिक्षण अधिगम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा कि शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम डायरेक्ट अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हर बार क्वेश्चन फिक्स होता है कि हर बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके ये 3 टाइप्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के प्रकार हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या है? ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। भावात्मक में आ जाएगा ग्रहण करना, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारना, व्यवस्था, चरित्र निर्माण। ठीक है, और आपका साइकोमोटर में आ जाएगा, मतलब मनोगत्यात्मक पक्ष में आ जाएगा आपका उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग देख लीजिएगा। और हम केवल जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि आ सकता है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, संप्रेषण के प्रकार में शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, जो मतलब कम्युनिकेशन करते हैं तो 2 प्रकार के मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, तो बोले करते हैं तो बिना बोले करते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। ठीक है, और जो सांकेतिक संप्रेषण है वो अब शाब्दिक संप्रेषण है एक तरह से उसको मानिए। तो मौखिक लिखित तो आपका जैसे भाषा, तो भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक लिखित सांकेतिक। तो उसी तरह इसमें भी आपका जो शाब्दिक संप्रेषण से मौखिक लिखित आ जाएगा, लेकिन सांकेतिक वो उसमें अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा। तो वाणी संप्रेषण, मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क, स्पर्श संपर्क। तो ये आपका यही नहीं, पीसीएस का जो एग्ज़ाम देगा, पीसीएस प्री सेकंड पेपर, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में उसमें भी पूछता है। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी करेंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फिर देख लीजिए, अगर ये फिगर इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग कर सकते हैं इतना सब कुछ, मान लीजिए ऊपर का एक ये मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसको अगर कर सकते हो तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि संप्रेषण के बारे में आएगा तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। तो पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन में संबंधित स्थापना का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, और आपका है चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, ये 10 पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, कुछ नहीं तो 10 नहीं 14 पॉइंट है। और इसमें आवृत्ति के सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन के सिद्धांत, पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मान लीजिए कुछ नहीं देखिएगा, लेकिन कम से कम हेडिंग देख लीजिएगा। हेडिंग देखने से ये होगा कि मान लीजिए उसके बारे में थोड़ा बहुत याद नहीं भी रहे, मान लीजिए जो भी याद रहेगा वो लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग एकदम करेक्ट याद रहनी चाहिए। ठीक है, फिर शिक्षण सूत्री परिभाषाएं। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्ञान पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। ठीक है, शिक्षण सूत्र बालकों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षण तथा शिक्षण सूत्र। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रमुख शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से सिद्धांत की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभूत से युक्ति संगत की ओर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे उल्टे ही पूछ सकता है। ठीक है, उदाहरण दे करके पूछ सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए पहले कोई चीज़ हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है, और उसके बारे में बाद में बता रहे हैं, डेफिनेशन के बारे में बाद में बता रहे हैं। ठीक है, उदाहरण से हम ला रहे हैं और मेन टॉपिक में बाद में बता रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा किस पे? वो आ जाएगा आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम नहीं जानते उसको पहले, उसके बारे में हमको नहीं जानते, उससे हम रिलेट करेंगे किसको? जो चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, मतलब कि कोई वस्तु मान लीजिए उदाहरण से प्रश्न की ओर, मतलब प्रश्न जैसे कोई चीज़ उदाहरण दिया गया फिर उसके बाद में उत्तर आ रहा है, तो ठीक है, उसका मतलब हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, और कम से कम ये जितने भी शिक्षण सूत्र के सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि की जनक सुकरात। तो ये प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं, जैसे मान लीजिए क्लास में आप गए, ठीक है, क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बेतुका होना चाहिए। तो क्वेश्चन होना कैसे चाहिए? इस विधि के प्रयोग से करने से छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिकों सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि से पाठ के विकास में सहायता मिलती है, छात्रों में विचार करने एवं
चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। यह विधि पाठ के प्रत्यास्मरण में सहायक होती है। लिमिटेशंस देख लीजिए, इस विधि में का प्रयोग करने में कभी कभी यांत्रिक बन जाती है और निरस्ता ले जाती है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन नहीं करना चाहिए स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। मतलब हमको कैसे भी मतलब बच्चों से अगर हमको आंसर निकलवाना है तो हम क्या करेंगे कि उनको थोड़ा उनको बताएंगे कि ये चीज़, जैसे मान लीजिए हमको बी फॉर बॉल बताना है तो क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे देखिए गोल गोल सा क्या होता है, तो हाँ ये चीज़ होता है, तो बच्चों के दिमाग में हाँ आएगा, तो बोलेंगे गोल गोल चीज़ किस चीज़ से खेलते हैं। तो आपको डायरेक्ट नहीं बताना, आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो इनडायरेक्ट उसके दिमाग खुद हाँ याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ बी से बॉल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रविधियाँ युक्तियाँ। तो ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका फिगर देख लीजिएगा, भले इसके बारे में थोड़ा बहुत आता हो नहीं आता हो, मतलब 2-3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसमें वार्तालाप के बिंदु निश्चित रहते हैं, शिक्षक छात्रों की समझ सीधे ही लक्ष्य को रखता है। इस तरह 2-3 पॉइंट देख लीजिएगा, और ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षण प्रविधि मान लीजिए शिक्षण बिंदु पर वार्तालाप, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फिर आ जाइए आप बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, अब मल्टी क्लास टीचिंग, मल्टी स्टेप टीचिंग क्या होता है, तो मल्टी स्टेप टीचिंग ये होता है कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्राओं के साथ छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचि मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मान लीजिए जिसको जैसे सभी बच्चों को मान लीजिए पसंद है अंताक्षरी खिलाना, तो उसको अंताक्षरी खिलाना पड़ेगा। ठीक है, किसी को डांस करना पसंद हो, क्या डांस मतलब उसको डांस के बारे में बताना पड़ेगा, डांस के बारे में सिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में उन लोग को अलग से उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके उस उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के समय का सदुपयोग करना होता है, छात्रों को उपयुक्त विधि में शिक्षण कार्य कराना है। ठीक है, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना है। कभी कभी क्या होता है बच्चे मान लीजिए शिक्षक से नहीं समझ पा रहे, लेकिन हाँ खेल विधि के द्वारा भी सीख सकते हैं। ठीक, कोई चीज़, तो उस तरह का मेथड हो गया। विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना। अब बहुत सी शिक्षण क्या है विधि में ध्यान ध्यान रखने योग्य बातें, तो ये देख लीजिएगा। फिर हम मल्टी क्लास टीचिंग, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो मल्टी क्लास टीचिंग इसे कहते हैं। मल्टी क्लास टीचिंग जैसे ये होता है कि आप लोग, हाँ हम लोग बहुत फेस करते हैं कभी कभी, क्या होता है कि क्लास अप टू 5th में टीचरों की कमी रहती है स्कूल में, मतलब रहेंगे 1-2 टीचर, पढ़ाना सभी को है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 3rd 4th कंबाइंड क्लास चलाते हैं, तो कंबाइंड क्लास जो चलाते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो वह इसी के बारे में बहुकक्षा शिक्षण की समस्या क्या है। बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते। अब बताइए 3rd को हम पढ़ाएंगे 4th को पढ़ाएंगे, ठीक है, थर्ड या तो 3rd को पढ़ाएंगे तो 4th को पढ़ाएंगे, नहीं ध्यान दे पाएंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो कक्षा कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है। अब पता चला 4th को पढ़ा रहे हैं, 3rd वाले शोर कर रहे हैं, 3rd को पढ़ा रहे हैं, 4th वाले शोर कर रहे हैं। अध्यापक को मॉनिटर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो हम मान लीजिए 3rd क्लास के बोल दिए चलिए भाई आप मॉनिटर बन जाइए, लेकिन तब भी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कैसे आएगी कि मान लीजिए अब मॉनिटर के संग उसका जो दोस्त रहेगा वो खुद ही शोर करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में है फिर आपका एकल अध्यापक विद्यालयों में अध्यापकों का आकस्मिक, मान लीजिए कि अब हम पढ़ाना था 3rd 4th को, किसी दिन हम ही नहीं गए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चों का अवकाश करना पड़ जाएगा। अध्यापक कक्ष में उपस्थित सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अध्यापकों को बहुकक्षा शिक्षण पर हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, मतलब हम लोग को कोई भी टीचर रहेगा उसके लिए मतलब ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि आपको 3rd 4th क्लास में बनाना, मतलब इंडिविजुअल एक ही क्लास को, ट्रेनिंग में भी आप इंडिविजुअल एक ही क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कंबाइंड क्लास चलाया जाएगा, वैसा नहीं बताया जाता है। ठीक है, फिर अध्यापक पर कार्य का भार, वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, वर्कलोड कैसे बढ़ जाता है भाई, कंबाइंड क्लास चलेगी तो वर्कलोड बढ़ ही जाएगा। अच्छा कक्ष में संप्रेषण प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाती है, भाई कम्युनिकेशन कर ना, पता चला 4th वाले पढ़ा रहा है 3rd वाले, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अध्यापक छात्रों में समझाने में सफल नहीं हो पाता। विद्यालय में कक्षा कक्ष एवं शिक्षक उपकरणों का अभाव। ठीक है, अब इसके बारे में समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए। ठीक है, हमको क्या पढ़ाना है उसके बारे में सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर आपका अध्यापक की अनुपस्थिति, मान लीजिए हम अगर एब्सेंट हो गए तो मॉनिटर को, मान लीजिए हम कभी नहीं आए तो भाई ये चीज़ मॉनिटर को दे देंगे होमवर्क कि हाँ ये चीज़ कर लेना, आप लोग करवा दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, वर्ग बनाते समय मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग हो। ठीक है, ये बहुकक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने तो दिया पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सीधे सीधे मेन पॉइंट पाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिएगा आप जैसे एक आता है निदानात्मक शिक्षण का महत्व, जैसे हम लोग मान लीजिए यूकम सिम्पसन का, इसमें होता है क्या है कि देखिए कभी भी हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा डायरेक्ट इलाज नहीं करता, पहले उसका निदान करता है फिर उपचार करता है, ठीक है। तो वैसे ही है, इसमें पहले हम देखेंगे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, शारीरिक है मानसिक है, ठीक है। उसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से प्रॉब्लम, हो सकता है उसकी आईसाइट वीक हो, ठीक है, पढ़ने में सब कुछ सही हो तो उसको दिखाई नहीं देता हो सकता हो उसके कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में, फिर उसके बारे में उसका उपचार करेंगे, पहले निदान करेंगे फिर उसका उपचार करेंगे। तो ये भी देखिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है आपका, रुक जाइए, शिक्षण के आधारभूत कौशल। शिक्षण के आधारभूत कौशल में कुछ है नहीं, प्रस्तावना जो आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी के बारे में है, कौशल प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप वो आ जाता है आपका श्यामपट्ट लेख कौशल। मतलब शिक्षक का जो सबसे अच्छा मित्र होता है क्या होता है, श्यामपट्ट होता है, पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। श्यामपट्ट की उपयोगिता शिक्षण परम आवश्यक मानी जाती है। इसके प्रयोग से कक्षा में अनुशासन, स्थायी ज्ञान तथा समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाता है। शिक्षण में श्यामपट्ट की उपयोगिता निम्न बिंदुओं से अंतर्गत दृष्टिगोचर है। श्यामपट्ट के प्रयोग से शिक्षक बालक की श्रवण और तथा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में क्रिया जाता है, अतः श्यामपट्ट में दिए जाने वाला ज्ञान अधिक दृढ़ता से स्मरण होने वाला होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अगर ब्लैक बोर्ड के थ्रू उसको समझा देते हैं तो कितना भी बच्चे याद करें, लेकिन एक बार जो चीज़ देख लेता है उसके माइंड में फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। श्यामपट्ट द्वारा कठिन स्थलों की व्याख्या चित्र बनाकर रेखा चित्र अंकित करके मानचित्र या बना रेखा चित्र या मानचित्र बनाकर या कठिन शब्द लिखकर जा सकती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए बच्चों को घूमने जाना है तो हम मतलब क्या करेंगे, एक मैप बना देंगे, मैप बनाते बनाते हम बता देंगे बच्चों देखो ये हम उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, हम ये कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, राजस्थान में कहाँ जा रहे हैं, हम जयपुर में जा रहे हैं, जयपुर में क्या है, तो जयपुर में जो भी हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में बताने के लिए हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू बता सकते हैं, तो उसको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उस मान लीजिए राजस्थान के बारे में बताना है या दिल्ली के बारे में बताना है, दिल्ली में दिल्ली में जो आपका मान लीजिए रेड फोर्ट है, लाल किला है, और आगरा में ताजमहल है, तो हम यूपी में बताएंगे कि यूपी में देखिए तो ये आपका ताजमहल है और ये आपका दिल्ली में है लाल किला, ठीक है। तो पाठ्य वस्तु में आने वाले मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिख देता है, जिससे छात्रों का ध्यान उधर से ही आकर्षित हो जाता है, उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ठीक है। एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं आपके फंडामेंटल्स, ठीक है। श्यामपट्ट द्वारा संपूर्ण कक्षा को एक साथ गृह कार्य उदाहरण तथा अन्य सामग्री एक साथ दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका श्यामपट्ट कौशल के बारे में हो गया। तो श्यामपट्ट कौशल बढ़िया से देख लीजिएगा, श्यामपट्ट कौशल से हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर है न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता, ठीक है। अव्यय अवरोधन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अव्यय किसे कहते हैं, अवरोधन किसे कहते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है, और अगर फर्स्ट टू फिफ्थ में मान लीजिए किसी तरह से मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट में, ठीक है, तो सेकंड में गए, हमारे मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया या किसी वजह से हम फर्स्ट के बाद पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारा वो कंडीशन अपव्यय वाली आ जाएगी। अपव्यय में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है फर्स्ट सेकंड मान लीजिए कुछ पढ़ा क्लास लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होगा, अपव्यय हुआ। मीन्स हम जैसे पेरेंट्स हैं, कोई पेरेंट्स है तो उसका पैसा बर्बाद गया, टीचर की मेहनत बर्बाद गई, ठीक है, तो उसको हम, और ये आपका जो बच्चे का समय भी बर्बाद गया, तो उसको अव्यय कहेंगे। अवरोधन प्रक्रिया किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 2 में है और 2 में वो 2-3 साल से फेल होते जा रहा है, ठीक है, तो उसको अवरोधन की प्रक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है छात्रों के स्तर में अंतर, फिर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर और न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर आ जाइए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, ठीक है। इतना मत देखिएगा, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स में बहुत होगा, तो प्रक्षेपित दृश्य साधन है आपका, तो 2-3 पॉइंट इसमें देख लीजिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा एकदम याद करते चलिए और फिर पता चला वहाँ जाके सब भूल गए, ठीक है। और अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे आ जाइए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ। तो सूक्ष्म शिक्षण देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ में ये एकदम हो सके तो ये
कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। ये हम लोग के यूपी टेट फर्स्ट पेपर में आया था, यूपी टेट की जो फर्स्ट बार पेपर हुआ था, तो ये इसमें से क्वेश्चन आया था कि ये आपका पाठ योजना का जो हम अंतिम चरण बनाते हैं तो क्या होता है, तो पुनः प्रतिपुष्टि होता है। ठीक है। अब ये सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, सूक्ष्म पाठ जो होता है आपका 5 से 10 मिनट का होता है, और इसमें पाठ समुचित निरीक्षण सामग्री द्वारा अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक है। पाठ को सुधारने हेतु सुपरवाइजर द्वारा पाठ के उपरांत समुचित रूप से प्रतिपुष्टि की जाती है। ठीक है। अगर ये फिगर क्लियर रहेगा तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है। और नहीं क्लियर रहेगा तो फिर नहीं लिख पाएंगे। ठीक। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।